सूरज की शादी एक 16 साल की लड़की से हो जाती है। सूरज उसे बच्ची समझता था, लेकिन वो उसे कुछ और ही कह करके ताने मारा करती थी। और फिर जो उसके बाद हुआ उसको सुन करके आपके भी होश उड़ जाएंगे। सूरज कहते हैं कि उस शादी वाले दिन उसकी जो पत्नी थी वो घर से भाग गई थी। रिश्तेदार उसका मजाक ना उड़ाए, इसीलिए उसकी माँ ने शादी उसकी एक सहेली की बेटी से करा दी। लेकिन सूरज को ये नहीं पता था और वो ये शादी भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची से उसकी शादी करवा रही थी। अब सूरज उसे कैसे अपनी पत्नी को समझाता है कि शादी की पहली रात पति पत्नी क्या करते हैं। अभी सूरज ये सोच ही रहा था कि उसकी कम उम्र पत्नी अचानक से आकर के सबको चौंका दिया था। सूरज अपने घर का सबसे छोटा लड़का था, उससे 2 बड़े भाई और 2 बहनें थे, सभी शादीशुदा से। सूरज जो था वो सबका लाडला था। ज्यादातर ऐसा होता था कि सूरज के मुंह से बात निकलती नहीं थी कि पूरी हो जाया करती थी। उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया गया था। सूरज का घर एक खुशहाल घर था, एक दूसरे का ख्याल रखना, सम्मान देना, एक दूसरे के काम आना सूरज के घर के परंपरा रही थी। वो उसकी माँ जो थी वो जरा पुराने ख्यालात की थी। वो अपने खानदान में आसपास की होने वाली बातों को ज्यादा ही अहमियत देती थी। उसकी माँ के नाम उन लोगों में शुमार था जो हमेशा ही हर काम में इस बात को ध्यान रखती थी कि लोग क्या कहेंगे। उसके इस जुमले से वो लोग भी बहुत परेशान थे। सूरज का परिवार जो था वो हमेशा इस चीज से चिढ़ता रहता था। ना सिर्फ वो परेशान थे बल्कि इस चीज से तंग भी थे। सूरज की माँ को इतनी परवाह अपने परिवार की नहीं होती थी जितनी की लोगों की होती थी। अगर ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। बस हर जगह उसकी माँ को अपनी इज्जत और लोग क्या कहेंगे यही दिखाई देता था। कभी कभी तो उसके पापा भी इस चीज से चिढ़ जाते थे। उसके पापा कहते थे कि कहने दो लोगों को जो कहना है, किस बात की तुम इतनी ज्यादा चिंता करती हो, लोग चाहे कुछ भी सोचते हो। लेकिन जो उसकी माँ थी वही रटा रटाया सेंटेंस हमेशा दोहराती थी, जो कि सबको चिढ़ाने के लिए काफी रहता था, और वो यही कहती थी। और कभी कभी हालात तो ऐसे बदल जाते थे कि खुशियों का पता नहीं चलता था कि खुशियां होती क्या है। किसी ने सही ही कहा है कि जिंदगी इम्तिहान उसी का लेती है जो सबका लाडला होता है। सूरज जिस कॉलोनी में रहता था, दिव्या भी उसी कॉलोनी में रहती थी। वो जब भी कॉलेज जाती तो रास्ते में आते जाते सूरज उसे देखा करता था और उसे बहुत ही मुश्किल से वो खुद को संभाल पाता था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में अब क्या होने वाला और ये लड़की उसकी जिंदगी में क्या रोल निभाने वाली है। सूरज जो था वो अब उस लड़की के बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सूरज बिल्कुल ही बावला हो गया था। दिव्या इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे एक नजर देख ले तो दोबारा देखने की इच्छा जरूर करेगा। वो किसी परी से कम नहीं थी। ऐसा लगता था कि भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया हो। सूरज ने अपनी जो पढ़ाई थी वो पढ़ाई से पूरी तरह वो पूरा कर चुका था, फ्री हो चुका था। और नौकरी ना मिलने की वजह से वो ज्यादातर मोहल्ले में ही घुमा फिरा करता था। एक दिन दिव्या कॉलेज जाने के लिए घर से निकली तो रास्ते में ही सूरज ने उसे रोक लिया। सोचा कि उसे बात करके देखता है कि वो क्या कहती है। लेकिन सूरज की इस हरकत से दिव्या काफी घबरा गई थी। लेकिन सूरज ने उससे सिर्फ उसके भाई का नाम लेकर उसे पूछा था। सूरज ने पूछा कि आकाश आजकल दिखाई नहीं देता है। उसकी घबराहट देखकर सूरज जो था वो कुछ और कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाया, बल्कि इतनी ज्यादा उसकी घबराहट में देख करके सूरज को शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि उसकी वजह से वो कितनी परेशान हो गई थी। हालांकि उसका उस दिन पूरा इरादा था कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार दिव्या से कर देगा। और इधर उसकी माँ उसको नौकरी तलाश करने पर जोर डाल रही थी। बस उनको एक ही रेट थी कि जल्दी से नौकरी तलाश करो कि जल्दी तुम्हारी शादी करवा दी जाए। और सूरज जो था अभी ये सब नहीं चाहता था। सभी दोस्त कह रहे थे कि शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, यूं कहना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी बर्बादी होती है। स्नान बस पत्नी और बच्चों में फंसकर रह जाता है, फिर उसे दुनियादारी का कोई होश नहीं रहता है। सारी जिंदगी के मजे तो शादी से पहले तक ही होते हैं, बाद में तो बस सजा मिलती है। सूरज को भी इस चीज का अंदाजा था कि शादी के बाद इंसान कितना परेशान रहता है। सूरज ने खुद देखा था, क्योंकि उसके 2 बड़े भाई जो थे वो शादीशुदा थे और किस तरह से वो पत्नी और बच्चों के बीच में फंसे रहते थे, रोज भागम भाग करते रहते थे। खैर शादी तो करनी ही पड़ती है, जिंदगी तो ऐसे भी अकेले नहीं करती है। लेकिन सूरज अभी शादी नहीं करना चाहता था। उसका ख्याल ये था कि दिव्या की पढ़ाई पूरी हो जाए तो फिर वो अपनी माँ को अपनी पसंद बताकर उसका हाथ मांग लेगा। अभी माँ से उसको कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सूरज सोचता था कि तब तक दिव्या की भी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और उसको नौकरी भी लग जाएगी। सूरज रोज अपनी फाइल उठाता और अलग अलग कंपनियों में अपनी किस्मत आजमाने चला जाया करता था। इन जगहों पर उसके जैसे और न जाने कितने लड़के आने वाले होते थे जो फ्यूचर के सपने सजाए बैठे रहते थे। इतने सारे लोगों में से किसी एक की किस्मत जागती और वो भगवान को धन्यवाद करके खुशी खुशी वापस आ जाता, और बाकी सब मुंह लटकाए अपनी फाइल बगल में दबाई किसी और जगह किस्मत आजमाने निकल जाया करते थे। ये तो अब रोज का ही रूटीन बन चुका था। अपनी फाइल लिए कई घंटों किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए सूरज का इंतजार करना और फिर मुंह लटकाकर घर वापस आ जाना, और फिर किस्मत को कोसना कि ये सिर्फ उसके ही साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ भी हो रहा है। वहां पर न जाने कितने ही लोग उसके साथ ऐसे थे जो वहां पर किस्मत आजमाने जाते थे और इसी तरह से मुंह लटकाकर लौट जाया करते थे। ये तो रोज का रूटीन बन चुका था। अपनी फाइल लिए कई घंटों किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए इंतजार करना और फिर मुंह लटका करके घर वापस आ जाना, और फिर किस्मत को कोसना कि ये सब चीजें क्यों उसके साथ हो रही है। बल्कि कई लोग भी थे वो भी यही काम कर रहे थे जो उसके साथ इंटरव्यू देने के लिए गए थे, और इसी तरह से वो भी उसके साथ मुंह लटकाए वापस आ जाते थे। सूरज भी जब भी दिव्या को आते जाते देखता तो वो ठंडी आहें भरता था कि
कि कब उसे नौकरी मिलेगी और कब वो अपनी माँ को रिश्ते के लिए दिव्या के घर भेजेगा। उसके घर से 2 घर छोड़कर ही दिव्या का घर आता, यानी कि उसी के मोहल्ले में दिव्या रहती थी और उसी के मोहल्ले में एक और लड़का रहता था जिसका नाम नीरज होता था। उससे नीरज से ज्यादा सूरज की दोस्ती नहीं थी, बस हाँ हेलो थी। कभी कभी क्रिकेट टीम होने की वजह से वो लोग एक दूसरे से मुलाकात कर लिया करते थे। वो लड़का नीरज जो था वो काफी स्मार्ट और हैंडसम था और वो भी आजकल नौकरी की ही तलाश में था और उसकी भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। सूरज ने अक्सर नोट किया था कि वो दिव्या को उसी नजर से देखता है जिस नजर से सूरज उसे देखा करता था। फिर सूरज ने सोचा कि हो सकता है कि ये उसका वहम हो या फिर वैसे भी अब लड़कों की तो आदत ही होती है लड़कियों को ताड़ते रहना। सूरज अक्सर यही सोचता है कि लड़के तो आते जाते लगभग हर लड़की को ही ताड़ते हैं, तो यकीनन ये भी उसे उसी निगाह से देखता होगा। लेकिन फिर एक दिन उसने ये महसूस किया कि जब दिव्या वहां से गुजरती और नीरज जब उसे देखता है तो दिव्या भी उसे देख करके मुस्कुरा देती थी। एक बार तो उसने ऐसे ही ये चीज नोटिस की और फिर उसने इस पर खास ध्यान देना शुरू किया तो सच में ही दोनों की आंखें चार होती थी। दोनों ही एक दूसरे को देख करके मुस्कुराया करते थे और सूरज के लिए ये बात बहुत तकलीफदायक थी, लेकिन वो बहुत बेबस और कुछ बेबस था क्योंकि उसका कोई दिव्या से ऐसा कोई गहरा संबंध नहीं था। सूरज किस रिश्ते के आधार पर उस लड़के को दिव्या के करीब जाने से रुकता, बस घर जाकर कमरे में इधर उधर फिरता रहता और सोचता रहता है कि किसी भी तरह वो दिव्या का अपना हाल बता दे और उस लड़के से वो उसका पीछा छुड़ा दे। सूरज को कोई भी तरीका समझ में नहीं आता था। एक तो नौकरी की समस्या और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत जो उससे दूर होती जाती दिखाई रही थी। सूरज की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। क्या करे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अपनी दिन रात की सोच से वो काफी परेशान रहने लगा था और अब घर वालों ने भी उसको दिनों दिन हालत से बढ़ती खराब हालत से परेशान होने लगी थी। आखिर बात क्या, इतना परेशान क्यों रहता था। वो उनसे अक्सर पूछते थे कि तुम इतना परेशान क्यों रहते हो, जो बात है हमें बताओ। अब जो सूरज होता था वो इन चीज को टाल देता था। वो कहता था कि बस नौकरी नहीं मिल रही इसलिए परेशानी है, लेकिन जो उसकी असल समस्या थी वो तो अपने परिवार वालों को बता ही नहीं रहा था। मगर कब तक। आखिर एक दिन उसकी बड़ी भाभी उसके कमरे में गई और उसे बहुत ज्यादा हौसला दिया, दिलासा दिया और खूब बातें की और फिर उससे दिल की बात कहने पर राजी कर ही लिया। और फिर सूरज ने उनके सामने दिव्या के बारे में सब कुछ बता दिया। सूरज ने बताया कि मैं दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। सूरज ने अपनी भाभी से कहा कि मुझे नौकरी नहीं मिली है, नहीं तो अब तक मैं दिव्या के घर पर अपना रिश्ता भेज चुका होता। भाभी ने उसे हिम्मत और हौसला दिया और कहा कि परेशान मत हो, जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तब हम सबसे पहला काम यही करेंगे, तुम्हारा रिश्ता लेकर के दिव्या के घर बिल्कुल जाएंगे। उन्होंने सूरज से यह भी कहा कि तुम तब तक ऐसा करो कि दिव्या को साफ शब्दों में अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो। भाभी जो थी वो काफी देर तक उसे समझाती रही और दिलासा देती रही। अब सूरज को इससे काफी हौसला मिल गया कि एक तरफ तो एकदम उसका मामला ठीक हो गया था। अब सूरज जो था वो दिलो जान की नौकरी की तलाश में निकलता था, अपनी किस्मत को आजमाने चला जाया करता था और आखिर भगवान की कृपा हुई कि उसे एक दिन नौकरी मिल भी गई। जॉब भी अच्छी थी और उसे सुकून भी मिल गया। घर वाले भी इस बात से बहुत खुश थे। वो अपनी खुशी में सूरज दिव्या को भी शामिल करना चाहता था। सोचा कि शाम को भाभी से कहूंगा कि उसके साथ वो घर चले और दिव्या और उसकी मम्मी को ये खुशखबरी दे और इशारों में वो बताए कि वो दिव्या से परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पहले तो भाभी इस बात के लिए नहीं मान रही थी, लेकिन उसके बार बार कहने पर भाभी मान जाती है। सूरज को बहुत खुशी हुई थी और वो बहुत खुश था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो चीख चीख करके अपनी खुशी का इजहार करे, मगर ये बचकाना इच्छा उसने अपने दिल में ही रख ली थी। सूरज जो था वो छत पर जाकर एक लंबी सांस लेता है और इसी दौरान उसकी नजर सामने वाले घर के छत पर पड़ी थी, जहां पर नीरज और दिव्या आपस में बातें कर रहे थे। सूरज की सांस वहीं पर रुक गई थी। उसकी आंखों में नफरत और दिमाग में गुस्से का तूफान चलने लगा, क्योंकि वो पूरे ध्यान से दिव्या से इशारों में नीरज बातें कर रहा था और दिव्या अपने आंगन में खड़ी थी और उसे इस चीज को देखकर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। सूरज ने अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रहा था। इतने में दिव्या की नजर उस पर पड़ गई और वो भागकर अपने कमरे में चली गई। सूरज नफरत से उस लड़के को घूर रहा था। नीरज पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो मन ही मन कुछ सोच भी रहा था कि मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। और कुछ देर के बाद वो लड़का भी नीचे उतर गया था और सूरज फिर सोचने लगा कि अब क्या करूं, इससे पहले कि पानी सर से पार हो जाए उसे तो कोई ना कोई कदम उठाना ही चाहिए। उसने जल्दी ही कुछ करना होगा और यही सोचते हुए वो नीचे आया। सभी ने मिलकर के खाना खाया और फिर भाभी को उसने सारी बात बताई और अपनी भाभी से कहा कि मम्मी से बात करो और उन्हें इस रिश्ते के लिए जल्दी से जल्दी तैयारी करो, मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ, जल्दी इस समस्या का हल निकाल लेंगे। भाभी ने उसकी ये भी कहा कि खुद को ठंडा रखो और उस लड़के को इग्नोर करो। और सूरज ने ऐसा करने की भी कोशिश की, मगर अंदर ही अंदर वो उबल रहा था और डर भी रहा था कि कहीं वो लड़का उससे पहले ही उसकी दिव्या को उड़ा ना ले जाए। खैर काफी ज्यादा सोचने समझने के बाद जो उसकी भाभी थी वो समझ गई थी कि वो बताना अब जरूरी है। पहले तो उसकी मम्मी इस रिश्ते के लिए नहीं मानती है कि नहीं अभी भी तो नौकरी लगी है, वैसे भी वो लोग पड़ोसी है, अगर बात ना बनी तो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में कि लड़का लड़की में ही कुछ गलती है। लेकिन किसी न किसी तरह से उसकी भाभी ने उसकी माँ को तैयार कर ही लिया और फिर जो है वो लोग उसकी भाभी और उसकी मम्मी जो होती है वो सूरज का रिश्ता लेकर दिव्या के घर गई। और जब तक वो उनके घर पर रही, इधर सूरज जो था वो बेचैनी से इधर उधर टहलता रहा और दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करता रहा कि भगवान करे कि उसकी माँ इस शादी के लिए तैयार हो जाए
गए ताकि कोई परेशानी ना हो। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद वो लोग वापस आई थी। सूरज जल्दी से उनके सामने गया और उनका चेहरा देखकर वो देखना चाहता था कि खुशखबरी है या नहीं है। वो जल्दी उनसे पूछना चाहता था, पर वो दोनों उसकी तरफ एक नजर देख करके अंदर चली गई। सूरज का दिल जोर से धड़कने लगा। कई तरह के ख्याल 1 मिनट के अंदर उसके दिमाग में चक्कर खाने लगे और उसे काफी ज्यादा परेशानी होने लगी, यानी कि बात नहीं बनी। सूरज सोचता हुआ उनके पीछे कमरे में चला गया और मम्मी और भाभी के चेहरे को गौर से देखने लगा। वो दोनों पहले मुंह नीचे करके बैठी रही और फिर उसकी तरफ देखा और अचानक ही फिर वो हंस पड़ी। सूरज जो था वो हैरान और परेशान रह गया था, एकदम चौंक गया था और फिर उन्होंने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे बताया कि इस रिश्ते के लिए दिव्या के घर वाले राजी हैं और दिव्या की मम्मी को इस चीज से कोई ऐतराज नहीं है। सूरज की खुशी से एकदम से चीख पड़ा था। भाभी ने कहा कि हाँ भाई खुश हो जाओ, समझो कि तुम्हारा काम हो गया। और इतने में बाकी के भी घर वाले आ गए। सभी ने सूरज को बधाई दी और उसे खूब तंग भी किया। सूरज की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और वो खुश कैसे ना होता। उसकी पसंद और उसकी मोहब्बत उसे मिलने वाली थी, पर दिल में ख्याल ये भी था कि कहीं दिव्या को तो कोई ऐतराज नहीं होगा। सूरज ने चुपके से भाभी से पूछा कि उसकी मम्मी ने अपनी बेटी से पूछा या नहीं कि वो शादी करना चाहती है नहीं मुझसे। तो भाभी ने बताया कि जाहिर सी बात है, दिव्या की माँ ने दिव्या के बिना मर्जी के थोड़ी ना ये रिश्ता तय किया होगा। और फिर दिव्या भी तो चाय बनाकर लाई थी और जब मम्मी ने उसे रिश्ते की बात बताई थी वो चुप रह गई थी, बस हल्की सी मुस्कान दी। मतलब कि माँ बाप के बीच भी जरूर इस चीज को लेकर के बात हो गई होती और आंटी ने उसे पूछकर यहाँ की होगी। और ये सब कुछ सुनकर के सूरज को दिल को बहुत सुकून मिला था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई जंग जीती है। सामने वाले लड़के पर वो बाजी मार गया था। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब बातें करने लगे थे कि कब शादी के दिन होंगे, ये शादी में ये करेंगे वो करेंगे, और साथ ही साथ सूरज को सब छेड़ भी रहे थे। एकदम से एक हंगामा मच गया, घर में मच गया था। खैर अगले दिन सुबह जो था सूरज ऑफिस जा रहा था, लेकिन जाते हुए उसने दिव्या के घर पर दरवाजे पर नजर डाली ताकि शायद दिव्या उसे दिख जाए, ताकि उसे उसकी मर्जी जाननी थी। सूरज को अपने कानों से दिव्या के मुंह से हाथ सुनना चाहता था, लेकिन दिव्या कहीं उसे नजर ही नहीं आई। दिन गुजरते ही जा रहे थे और फिर एक दिन सबने कहा कि दिव्या की मम्मी से शादी की तारीख मांग ली जाए। यूं शादी की डेट लटकाए रखना ठीक नहीं है। सबने फैसला किया कि आज शाम मम्मी और दोनों भाभियां जाकर दिव्या के शादी की तारीख लेकर आएंगे। भाभी ने फोन करके उनकी मम्मी को बता दिया कि आज शाम हम लोग शादी की तारीख लेने आ रहे हैं, तो उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं था। सभी लोग बहुत खुश थे। शाम को मम्मी और दोनों भाभियां दिव्या के घर पर तारीख लेने चली गई। सब इसी इंतजार में थे कि वो कब वापस आए और पता चले कि शादी की डेट कब की तय की गई है और फिर वैसे ही घर में तैयारी शुरू की जाएगी। सूरज काफी ज्यादा बेचैन था। 3 घंटे के बाद मम्मी और उसकी भाभियां घर वापस आई थी। सब उनके आसपास फैमिली वाले भी जमा हो गए। पता चला कि 2 महीने के बाद की डेट तय हुई है। एक दूसरे को सभी बधाइयां देने लगे, मिठाइयां मंगवाई गई और पूरे परिवार वाले ने मुंह मीठा किया। सूरज उस दिन बेहद खुश था। घर में खुशी का माहौल था और सभी शॉपिंग की लिस्ट तैयार करने लगे थे, अपने अपने कपड़ों की बातें करने लगे। अब सूरज भी अंदर से सुकून और खुशी महसूस कर रहा था। वो अपना पूरा ध्यान अपना जॉब पर लगा चुका था। पहले से वो बहुत ज्यादा मेहनत भी करने लगा था। सूरज चाहता था कि शादी तक वो अपने बॉस का दिल जीत सके और उस दिन के बाद से सूरज ने दिव्या को कभी भी अपने मोहल्ले में देखा ही नहीं। बहुत कोशिश की मगर वो उसे देखने में नाकाम रहा, लेकिन फिर भी उसे सुकून था कि अब उसका नाम जो है वो दिव्या के साथ जुड़ चुका है, वो भी सभी की सहमति से। घर वाले भी शादी की तैयारी में लगे हुए थे। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। सबके अंदर जैसी बिजली सी मतलब आ गई थी। एकदम से उनके अंदर बेचैनी हो गई थी। घर में काफी हलचल सा मचा हुआ था और फिर समय के गुजरते पता ही नहीं चला और फिर दिन जो थे शादी के पास आते गए। सूरज जो है वो शादी के लिए ड्रेस पसंद करने गया। दुल्हन के भी कपड़े तैयार हो गए थे। सबके चेहरे पर खुशी थी। भाभी और बहनें ने ढोलक रख ली थी। दोपहर को शॉपिंग करते और रात को कामों से फ्री होकर के ढोलक लेकर के बैठ जाया करते थे। उसी बीच सूरज को बिठा करके खूब गाने बजाने किए जाते थे और सूरज भी उन खुशी के माहौल में शामिल हो जाता। भाभी शरारतें भी करती, छेड़छाड़ करती और हंसी मजाक चलता रहता। सभी खुशियों में मगन थे। मेहंदी वाले दिन उसके हाथों में मेहंदी लगाई गई थी। कोई भी सोने के लिए तैयार नहीं था। सभी लोग अपनी अपनी मस्ती में मगन थे। सुबह उसे दूल्हा बना था, वो भी अपनी पसंद की लड़की का। ये सोच करके उसके दिल में गुदगुदी सी हो रही थी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। आधी रात के बाद पता नहीं कौन सा पहर था जब उसकी मम्मी ने सबको डांट करके सुलाया था। सुबह बारात की तैयारी करनी है तो चुपचाप सब जाकर सो जाओ। सभी लोग सुबह जल्दी उठ गए और बारात की तैयारी करने लगे। टेंट भी लग चुका था। सूरज तो ऐसे ही टहलता हुआ सुबह में बाहर आया और दिव्या के घर की तरफ झांका, लेकिन वहां पर बहुत खामोशी थी। पता नहीं क्यों 3-4 दिन पहले वहां भी उसके भी घर पर रौनक थी, लेकिन आज उनके घर पर इतनी खामोशी क्यों थी। तो सूरज ने भाभी से कहा तो भाभी ने उसे चुप करा दिया कि कुछ देर में तुम्हारी शादी होने वाली है, तो ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सूरज ने भी जिद करके भाभी को दिव्या के घर भेजा। उसकी शादी की जिद देखते हुए भाभी भी मजबूरी में चली गई। थोड़ी देर बाद आई तो उसने देखा कि भाभी के चेहरे पर कुछ परेशानियां थी। जिस खुशी से वो दिव्या के घर गई थी, वापस आकर उनकी खुशियां गायब हो चुकी थी। उनके चेहरे पर चिंता का भाव उभर आया था। मम्मी उसके कंधे पर हाथ रख करके पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों दिख रही हो। सूरज भी भाभी के पास आकर के पहुंचा। उसने कहा कि भाभी सब ठीक तो है ना। भाभी ने खामोशी से उसकी तरफ देखा
और मम्मी ने फिर गुस्से से चिल्ला करके पूछा कि तुम बोलती क्यों नहीं, कि तुम इतनी उदास क्यों है। तो वो बोलती है कि मम्मी जी, जब मैं लड़की वालों के घर गई तो दिव्या की मम्मी रो रही थी, घर में सभी लोग परेशान थे, मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। दिव्या, सूरज की भाभी बताती है कि मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा, पहले तो मैं समझी कि बेटी की जुदाई में ये लोग ऐसे हैं। जब मैंने दिलासा दिया तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मैं बहुत हैरान हुई कि आंटी आप ये क्या कर रही है, भगवान के लिए कुछ बताएं कि आखिर बात क्या है। तब वो कांपती हुई आवाज में बोली कि दिव्या इस शादी से खुश नहीं थी। हालांकि मैंने उसे पूछा था तो वो खामोश रही थी, सिर्फ इतना ही कहा था कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसे पापा ने उसे समझाया था कि अभी नहीं तो कब करोगे, वैसे भी शादी तो एक न एक दिन करना ही है, तो रिश्ता अच्छा है तो तुम अभी ही शादी कर लो। देखो वो लोग भले लोग हैं तो अभी ही शादी करना जरूरी है। और फिर दिव्या खामोश हो गई थी। हम समझे थे कि वो शादी के लिए धीरे धीरे खुद को तैयार कर लेगी। हमारे मुंह पर वो कालिक लगाकर पता नहीं वो कब घर से भाग गई। आप लोग हमें माफ कर दीजिए। और ये कहकर उसकी माँ बेहोश हो गई थी दिव्या की। उसकी बहन ने पानी की छींटे मारी, तब दिव्या की माँ को होश आया। उनकी हालत बहुत खराब थी। भाभी के मुंह से इतना सुनना था कि सूरज की मम्मी सोफे पर गिर पड़ी थी और उसके पांव तले से जमीन निकल चुके थे। भाभी की बताई बात सुनकर और ऊपर से मम्मी की खराब हालत देखकर सूरज भी काफी परेशान हो गया था कि ये भगवान, ये सब क्या हो गया और ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ। सूरज जो था वो बिल्कुल खुद ही को कोसने लगा। सूरज का दिल अंदर ही अंदर रोने लगा था। सभी ने उसकी मम्मी को उठाकर बेड पर सुलाया, पानी पिलाया। जिस घर में थोड़ी देर पहले खुशियों की चहल पहल गूंज रहा था, वहां अब सब गम के साए में मंडराने लगे थे। बेचैनी और बेकरारी जो थी वो सबके चेहरे पर दिखने लगी थी। सूरज अपने कमरे में आकर सर पकड़ के बैठ गया। उसका दिल चाह रहा था कि वो चीख मार मार कर अपने दिल का सारा गुस्सा निकाल दे। आखिर दिव्या ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। पहले ही वो मना कर सकती थी, यूं सबको रुसवा तो नहीं करती। अब क्या होगा, सारे मेहमान आ चुके थे, पंडित जी भी तैयार बैठे थे, बारात जाने के लिए भी तैयार थी, यार दोस्त भी उसके हौसला दे रहे थे। लेकिन दिल को किसी तरह का दिलासा सही काम नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद उसकी मम्मी उसके कमरे में गई। सूरज भी देखकर खड़ा हो गया। वो काफी ज्यादा उसकी मम्मी बीमार दिख रही थी और सूरज ने काफी मुश्किल से अपने आंसू रोके हुए थे। तभी मम्मी उसे सीने से लगा देती है और छोटे बच्चे की तरह वो मम्मी के सीने से लग भी जाता है और फिर वो उसके आंसू खुद ही निकलने लगे। हालांकि सूरज चुप था लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी रो रहा था। उसकी मम्मी ने वहीं उसे बेड पर बैठाया और फिर कहा कि जो भगवान की मर्जी होती है बेटा वही होता है, और उसकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं था। शायद दिव्या तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। मम्मी ने उसकी सूरज को काफी हौसला दिया। लेकिन इस समस्या का जो उसकी मम्मी ने हल बताया उसे सुनकर सूरज का दिमाग घूम गया था। सूरज की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी मम्मी ने कहा कि देखो बेटा, सभी मेहमान आ चुके हैं, अगर अब शादी नहीं हुई तो हमारा तमाशा बन जाएगा, हमारी इज्जत सरेआम उछल जाएगी। और अपने घर की इज्जत बचाने का मेरे पास एक ही तरीका है कि तुम मेरी सहेली की बेटी अंजलि से शादी कर लो, और सबके मुंह बंद करने का मेरे पास यही उपाय है और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं हो सकता। या तो लोगों के सामने अपनी माँ का तमाशा बना लो या फिर खामोशी से मेरी बताई हुई लड़की से शादी कर लो। सूरज अपनी मम्मी से काफी ज्यादा प्यार करता था। वो कहने लगा कि मम्मी वो बहुत छोटी है और मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। सूरज ने मम्मी से विनती भरे शब्दों में कहा। मम्मी ने कहा कि किस बात का टाइम तुम चाहते हो, और तुम्हारी पसंद पर हमने खामोशी से सर झुका लिया था। तुम्हारे कहने पर हम उसके घर रिश्ता लेकर गए। तुम्हारी पसंद पर जब हमने कभी ऐतराज नहीं किया। अगर अब भगवान को ये चीज मंजूर ना था तो भलाई इसी में है कि तुम भी खामोशी से भगवान की इसी मर्जी पर सर झुका लो और मेरी बात मान लो और उस लड़की से शादी कर लो। हमने भी तो तुम्हारी बात मानी थी। जिस लड़की के बारे में तुमने कहा, हम उसके घर तुम्हारा रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन उसने अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। तो अब उसके बारे में सोचना बेवकूफी है। जो अपने सगे माँ बाप की ना हो सकी वो किसी और के क्या होगी। अब और मुझे तुम परेशान मत करो। मैंने तुम्हारे भाइयों को भी बोल दिया है, वो होटल में इंतजाम करने भी चले गए हैं। अब अगर तुमने शादी से मना किया तो मेरा मरा मुंह देखोगे। उसकी मम्मी ये कह करके रोने लगी थी। सूरज कहता है कि नहीं नहीं मम्मी, आप ऐसा मत कहिए, भगवान आपको मेरी भी उम्र लगा दे, और मुझे आपकी जिंदगी बहुत प्यारी है और उससे ज्यादा मुझे कोई चीज प्यारी नहीं है। आप जो है मेरी हर खुशी आप पर कुर्बान है। सूरज ने तड़प कर अपनी माँ के कदमों में बैठते हुए कहा कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। सूरज ने अपना सर माँ के गोद में रख दिया और मम्मी अपना सर पर उसका हाथ रखती है और उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि एक धोखेबाज लड़की के पीछे खुद को बर्बाद मत करो। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, किसी एक के जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती। अगर उसने तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं की तो तुम भी जिंदगी में आगे बढ़ो और सब कुछ भूल जाओ। अब सूरज जो था वो अपने आंसू अंदर अंदर पी लेता है। खैर घर के खास लोगों को प्रोग्राम के बारे में बता दिया गया। लोगों को ये कहा गया कि अब होटल में बारात जाएगी। कुछ बातों को इधर उधर करके भाभी और उसकी बहनों ने बात को संभाल लिया था। सूरज के बुझे हुए चेहरे के साथ और भारी कदमों के साथ वो गाड़ी तक पहुंचा था। सजी हुई गाड़ी अब उसे वीरान लग रही थी। खैर उसकी शादी हो गई, कैसे हुई उसे इस बात का कुछ एहसास नहीं था। अब उसे शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, बस उसकी माँ का दिया हुआ वादा वो निभा रहा था। अपनी सोच में सूरज इतना गुम था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो दुल्हन लेकर के वह घर वापस आ गया। उसे ये सब एक भयानक सपना लग रहा था। बारात भी गई, दुल्हन भी आई, लेकिन सब एक मजबूरी में किया गया था। सूरज जो था वो काफी ज्यादा बेचैन था और सूरज जो था वो काफी
सूरज के साथ साथ पूरे घर वालों में जो शादी विवाह को लेकर जोश था वो खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी हर एक रस्म को निभाया गया। लोगों का मुंह बंद रखने के लिए मजबूरी में ये शादी और फिर ये जबरदस्ती की रस्में करवाई गई। सूरज जो था वो सोफे पर किसी लाश की तरह गिर गया था। सभी उसकी हालत को अच्छी तरह से समझ रहे थे। जिस इंसान की होने वाली पत्नी घर से भाग जाए, उसके मुंह पर जो जूता पड़ता है और जो बेइज्जती होती है वो शायद ही कोई समझ सकता है। जिंदगी बेईमानी और बेमकसद हो जाती है। ऐसा लगता है कि हर देखने वाली नजर उस पर हंस रहा है, उसको ताने मार रहा है। सूरज जो था वो सर पकड़े अपने ख्यालों में बैठा हुआ था और उसी पल उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। सूरज ने मुड़कर देखा तो वो उसकी माँ का हाथ था। उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा कुछ खा लो। वहां भी तुमने कुछ नहीं खाया। मम्मी को उसकी हालत का अच्छे से अंदाजा था। उन्हें पता था कि सूरज जो है वो कई घंटों से भूखा है। माँ भी तो भगवान का दिया हुआ एक तोहफा ही होती है और कुछ कहे बिना सब समझ जाती है। और उसकी मम्मी ने कहा कि चलो बेटा आप खा लो, ऐसे मत रहो। उसकी मम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बात कही थी। तो सूरज ने कहा कि नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। फिर जो सूरज होता है अपना माँ का हाथ जो है वो सूरज थामते हुए कहता है, लेकिन मम्मी ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसके खातिर वो थोड़ा खा लेता है। और भाभी ने कहा कि अब जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। सूरज ने उनकी तरफ देखा कि प्लीज अब मेरे साथ आप कोई जबरदस्ती मत कीजिए। मेरी आंखों में बेबसी और आंसू चमक रहे हैं, प्लीज अब मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। भाभी ने समझाया कि ये बुरी बात है, अब वो तुम्हारी पत्नी है और उसकी जिम्मेदारी उठाना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारे लिए आज की रात भले ही सबसे बुरी हो, लेकिन ये रात तो उसके लिए सपनों भरी रात है। आज की रात के लिए न जाने उसने कितने सपने सजाए होंगे। सूरज ने मरे हुए कदमों से अपनी कदम की ओर बढ़ाया था। वो कमरा जिसमें रहते हुए सूरज को एक लंबा समय गुजर गया था। अपने कमरे से उसे काफी ज्यादा लगाव और प्रेम था। पहले वो उस कमरे में खुश रहता था और अपने कमरे के अलावा उसे कहीं और नींद नहीं आती थी। आज वही कमरा उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई कमरा नहीं, कोई अंधेरी गुफा हो। वो कमरा आज उसे अजनबी लग रहा था। उस कमरे में उसको जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, मजबूरी में उसे जाना ही पड़ा। सूरज ने उस कमरे का दरवाजा खोला। नजर उठाकर देखने की भी उसकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी थके हुए कदमों से जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। सूरज नजर नहीं उठा पा रहा था। दिल पर एक बोझ था। सामने पर जो दुल्हन दिव्या उसको बैठी होनी चाहिए थी, वहां अंजलि बैठी हुई थी और वो अंजलि को अपनी पत्नी को स्वीकार करने के रूप में वो बिल्कुल भी नहीं माना था। जिस पर आज दिव्या को होना चाहिए था, आज अंजलि वहां पर बैठी हुई थी। सूरज सोच रहा था कि भला मैं कैसे उसे पत्नी स्वीकार कर सकता हूँ। कल तक मेरे दिल में कोई और थी, किसी और को लेकर मैंने सपने सजाए थे और आज अचानक ही सब कुछ बदल गया था। और फिर उसके सामने बैठी लड़की उसे बहुत कम उम्र की थी। सूरज उसे अपनी पत्नी का स्थान कैसे दे सकता था। उसने सूते उतारकर साई रखे और फिर अपनी शेरवानी उतारने लगा और फिर बस ऐसे ही एक नैया अपनी दुल्हन की ओर देखता है। लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गया कि वो बेड से टेक लगाए अंजलि मजे से सो रही थी। सोते हुए मासूम सी एक बच्ची की तरह दिखाई दे रही थी। सूरज सोचने लगा कि ये जुर्म नहीं तो और क्या है। उसके घर वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या ये उसकी पत्नी बनकर के रह पाएगी? क्या सूरज इसे पत्नी का दर्जा दे पाएगा, स्थान दे पाएगा? और क्या ये पत्नी होने का मतलब भी समझती होगी? पत्नी होने का क्या हक है? क्या ये पूरे कर पाएगी? भगवान को वो कोस रहा था और सोच रहा था कि मेरी ही किस्मत में ऐसा क्यों हुआ। सूरज सोच रहा था कि भगवान, मेरे घर वालों ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। मैं उस लड़की को देखते देखते सोच रहा था और फिर सूरज जो था वो धीरे से अपने बेड पर आया और वो एक तरफ से लेट गया ताकि उसकी नींद खराब ना हो। पता ही नहीं चला कि कब सूरज सो गया और उसे नींद आ गई। और जब आंख खुली तो ऐसा लगा कि जैसे अभी अभी आंख लगी है और अभी अभी ही खुल गई थी। सूरज जो था वो काफी ज्यादा चौंका हुआ था और फिर जब करवट बदली तो बिल्कुल ही वो सीधे होकर के बैठ जाता है, क्योंकि उसकी जबरदस्ती की पत्नी उसके करीब बैठी उसे देख करके मुस्कुरा रही थी, यानी कि अंजलि। सूरज जो था वो बिल्कुल भी इस तरह की हरकत की उससे उम्मीद नहीं कर रहा था। सूरज तो उसे ना समझ जाल करके टाल रहा था और उसे अचानक उसे इस तरह से चौंका हुआ देखकर अंजलि खुल करके हंसने पड़ी। क्या आप तो इतने डर गए? सूरज ने कहा कि नहीं, डर किस बात का है। तो फिर वो कहने लगी कि आप रात को बहुत देर से कमरे में आए थे। पत्नी जो है वो उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है कि, और सूरज जब ये चीज देखता है तो बिल्कुल चौंक जाता है और उसके माथों पर पसीने की बूंदें आने लगती है। सूरज जिसे छोटी और मासूम बच्ची समझ रहा था वो इतनी भी मासूम नहीं थी। सूरज ने कहा कि हाँ, मुझे देर हो गई थी और सूरज ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर बोला कि तुम सो रही थी। तो कहने लगी कि हाँ, मुझे जल्दी नींद आ जाती है। शरारती मुस्कुराहट के साथ ये कहा कि आपने मुझे उठाया कि नहीं। सूरज उसकी इस बात पर हैरान रह गया। कहने लगा कि नहीं, मैं भी थका हुआ तो मैं आकर के सो गया। और फिर उसके बाद वो फ्रेश होने चला जाता है। सूरज को इस कमरे में अब जरा सा भी रुकने का दिल नहीं कर रहा था। जल्दी से जल्दी वो उस कमरे से निकलना चाहता था और फिर जैसे ही फ्रेश हुआ तो तैयार होकर बाहर जाने लगा। तो अंजलि कहने लगी कि आप कहाँ जा रहे हो? तो सूरज ने कहा कि कहीं नहीं, अभी आता हूँ। और ये कह करके वो हॉल में जाकर के सोफे पर बैठ गया और अब ये सोचने लगा कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। और फिर उसका ध्यान दिव्या की तरफ चला गया। क्या दिव्या उस सामने वाली नीरज को पसंद करती थी और क्या वो दोनों साथ में भागे हैं?
सूरज ने देखा कि घर में उस वक्त सभी सो रहे थे और उसकी मम्मी जो थी वो अभी अभी किचन में चाय बनाकर अपने कमरे में चली गई, तो वो आराम से उठकर कमरे के बाहर निकल गया और दिव्या के घर की तरफ उसको देखने की इच्छा बिल्कुल मर चुकी थी। हाँ, लेकिन वो उस लड़के के बारे में पता लगाना चाहता था। एक तरफ कुछ बच्चे खेल रहे थे तो एक बच्चे को उसने प्यार से बुलाया और कहा कि सामने वाले घर से जाकर नीरज भाई को बुला के लाओ। वो बच्चा उसकी बात सुनकर जाने लगा, लेकिन फिर सूरज ने कुछ सोचकर उस बच्चे को रोक दिया और खुद ही वो नीरज के घर की तरफ बढ़ गया था। और फिर सूरज ने उसके घर का दरवाजा बजाया। 3-4 बार ऐसा करने के बाद एक आदमी कमरे से बाहर निकलता है। ना तो वो नीरज के पापा थे और ना ही भाई, एक ही मोहल्ले में थे, लेकिन फिर भी वो सूरज को नहीं पहचान पा रहे थे। सूरज ने उनसे पूछा कि मैं नीरज के ऑफिस वाला दोस्त हूँ। मैंने देखा, यानी सूरज ने देखा कि उसे लग रहा था कि ये मामा या चाचा होंगे, क्योंकि उसके चेहरे पर काफी ज्यादा परेशानी थी। तो वो कहने लगा कि नीरज जो है वो दरअसल किसी काम से शहर से बाहर गया है, तो क्या आपको जरूरी काम था? तो सूरज ने जो है उसे पूछा है कि हाँ जरूरी काम था। तो जो वो आदमी होता है वो सूरज उससे पूछता है कि कब तक आएगा, मुझे उसे कुछ बहुत जरूरी काम है। तो वो आदमी उसे कहता है कि अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ कि कब तक आएगा। और फिर ये कहकर उसने दरवाजे को बंद कर दिया था, लेकिन सूरज अभी दरवाजे से हिला नहीं था, वो दरवाजे के पास ही खड़ा था और उसे फिर अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। अंदर से जो लोग थे वो खूब बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि अब तो उसके दफ्तर से भी पूछने वाले लोग आने लगे, कल को मोहल्ले वालों को भी पता लगेगा कि हमारे बेटे ने क्या कारनामा कर दिया है। हम तो किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कमबख्त पहले ही बता देता तो इज्जत से ही उसका रिश्ता मांग लेते। उस लड़की के घर वालों के भी मुंह पर कालिख लगाई गया और हमें भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। सूरज वहीं पर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। उसका शक अब यकीन में बदल गया था कि यानी कि सच में ही दिव्या और नीरज एक साथ भागे थे। सूरज को उसी दिन समझ जाना चाहिए था और फिर उसे उन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। और इस रुसवाई से तो लाख गुना बेहतर ये था कि वो अपनी एक तरफ मोहब्बत का ही गला घोट देता, तो 2 घर टूटने से भी बच जाते। सूरज का घर तो ना चाहते हुए बस गया था, लेकिन उसका दिल काफी टूटा था। सूरज कुछ देर वहां पर खड़ा रहा और फिर अपने शरीर का बोझ उठाए वापस घर आ गया था। उसकी मम्मी ने उसे बाहर से आते हुए देखा तो हैरान होकर पूछने लगी कि तुम बाहर कब गए थे और क्यों गए थे अभी बाहर सुबह सुबह, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसे काफी ज्यादा उन्होंने चिंता बस में पूछा, तो उसने कहा कि हाँ मम्मी बस ऐसा ही कहा। तो मम्मी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अंजलि सो रही है जाग गई? तो सूरज ने गुस्से में कहा कि मुझे नहीं पता है, शायद जाग गई होगी तो जाकर खुद ही देख लो ना। सूरज फिर वहीं सोफे पर लेट गया। उसके दिमाग में नीरज से घर से सुनने वाली बातें गूंज रही थी। सूरज सोचने लगा कि इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से सच में ही मोहब्बत करते थे और मेरे साथ रिश्ता होने पर दोनों ने भाग जाना ही घर से सही समझा। कितना भयानक और तकलीफ भरा कदम दोनों ने उठाया था। अगर दिव्या पहले ही अपनी पसंद अपनी माँ को बता दी थी तो फिर ये सब कुछ नहीं होता। ये सब कुछ तो मेरे ही वजह से कहीं ना कहीं हो गया। अगर उनकी मोहब्बत सच्ची थी तो कसम से ही मैं उनके बीच में कभी नहीं आता, यूं सबके घर वालों को परेशानी से बचा लेता। एक बार तो वो मुझसे कहती कि मैं जो है उसके बीच में ना हूं। और क्या मोहब्बत इतनी खुदगर्ज होती है या कोई बेवकूफी होती है कि सोचने समझने की ताकत भी खत्म हो जाती है? उसने ऐसा क्यों किया? क्या मोहब्बत उसकी इतनी जज्बाती हो गई थी? मगर सच्ची मोहब्बत अपनों को दुख नहीं देती है। फिर दिव्या और नीरज ने क्या किया था? सूरज अपने सिर पर धीरे धीरे मुक्का मारा था और तभी उसकी मम्मी कमरे से बाहर आई और सीधा उसके पास आकर बोली कि क्या वो बच्चे सिर में दर्द है क्या? लाओ मैं दबा दूं। मम्मी ने बड़े ही प्यार से उसके सर पर हाथ रखा था। सूरज कहा कि नहीं मम्मी, आप खुद भी बहुत थकी हुई हैं, आप जाकर के आराम कीजिए, मैं एक टेबलेट खा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मम्मी ने उसका हाथ चुमा और वो चले गए। सूरज जो था वो पछताने की चक्की में पिस रहा था, मगर अब हो भी क्या सकता था। इस जिंदगी को अब उसे खामोशी से गुजारना ही था और समझौते की पटरी पर उसे चलना ही था। अपने लिए और अपने लिए धीरे धीरे जो था वो सूरज अब रूटीन पर लाने लगा था। सूरज फिर से ऑफिस जाने लगा, लेकिन अब तक उसने अपनी पत्नी को हाथ भी नहीं लगाया था। हालांकि उसे अंदाजा हो गया था कि वो बहुत ही अच्छी और समझदार है। वो कम उम्र की जरूर थी लेकिन बेवकूफ नहीं थी। उसने बहुत ही समझदारी के साथ पूरे घर को संभाल लिया था। उसके अच्छे व्यवहार से सभी घर वाले भी बहुत खुश थे। वो सूरज की भी बहुत सेवा करती थी। उसके साथ वो हंस हंस करके बातें करती थी। जब भी वो हंसती थी उसके गाल पर डिंपल पड़ जाया करती थी, जो कि उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता था। उसके मासूम से चेहरे पर ये डिंपल काफी ज्यादा प्यारा लगता था। सूरज ना चाहते हुए भी उसकी तरफ देखता ही रह जाता। धीरे धीरे सूरज के दिल से दिव्या का गम निकलते जा रहा था और उसके दिल में अंजलि की मोहब्बत बढ़ने लगी थी। सच कहते हैं कि तूफान जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से गुजर भी जाता है, लेकिन बहती हुई नदी धीरे धीरे बहती रहती है और हमेशा ही बहती रहती है। दिव्या के लिए सूरज का प्यार एक तूफान था जो कि एकदम से ही खत्म हो गया, लेकिन अंजलि के लिए सूरज की मोहब्बत शांत बहती हुई नदी की तरह थी, जो कि उसके दिल में अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अंजलि बहुत ही शरारती थी। जब भी वो ऑफिस से थका हारा था तो उसकी शरारतों पर उसका मूड खुशनुमा हो जाता था। धीरे धीरे सूरज और अंजलि की शादी को 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक सूरज ने अंजलि को हाथ तक नहीं लगाया था। लेकिन उस रात जब वो अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, अंजलि उसके बराबर में बेड पर लेटी हुई थी। लेकिन सूरज जो था उसकी नजरों की तपिश को महसूस कर रहा था और बार बार वो अंजलि उसे ही घूरे जा रही थी। सूरज को उसकी नजरों से उलझन हो रही थी। तभी उसने कुछ ऐसी बात कह डाली कि सूरज का मुंह खुला का खुला रह गया। अंजलि बोली कि सुनिए ना, क्या आप वो हैं? सूरज उसकी बात का मतलब नहीं समझा या फिर समझ कर भी ना समझ बन गया। सूरज ने कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो?
मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि आप वो हो। इस बार सूरज को इस बात से गुस्सा आ गया। उसने कहा कि देखो, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मुझसे इस तरह की बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है। सूरज कहने लगा कि मेरी बात पर वो खुलखिलाकर हंसने लगी। कहने लगी कि हमारी शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन आप मेरे पास आते ही नहीं हो। तो मैं समझी कि शायद आप नामर्द हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नामर्द भी होते और आप नॉर्मल नहीं भी होते, तभी भी मैं आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ गुजार देती, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। अंजलि ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। सूरज तो उसकी आंखों में बस देखता ही जा रहा था और सूरज उसे आंखें फाड़कर देखता रह गया, लेकिन उसकी नामर्द वाली बात पर उसे काफी गुस्सा आ गया था। सूरज ने अंजलि से कहा कि मैं बिल्कुल ही एक नॉर्मल इंसान हूँ और ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। और इस बात पर अंजलि की आंखों में फिर से शरारत आ गई। और फिर उस रात सूरज ने अंजलि को यह साबित कर दिया था कि वो एक नॉर्मल इंसान है और उसे खूबसूरत और नाजुक से शरीर को अपनी बाहों में लिए, और फिर पूरी रात अपनी मोहब्बत से उसे सराबोर करता रहा। अब तक सूरज के मन को दिव्या जकड़ी हुई थी, लेकिन अब वो उसके मन से पूरी तरह निकल गई थी और अंजलि का वहां कब्जा हो गया था। अंजलि को बाहों में लेते ही दिव्या का ख्याल दूर दूर तक अब उसके दिमाग नहीं था। अब उसके दिमाग में बस अंजलि ही अंजलि बस गई थी। अंजलि सूरज की मोहब्बत बन गई थी और सूरज अंजलि की शादी की जो है वो अब पति पत्नी वाली शुरुआत हो चुकी थी और सूरज भी अंजलि के साथ काफी खुश था और उसे कोई शिकायत भी नहीं थी। दिनों दिन अंजलि और सूरज की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। कभी कभी तो उसमें खुद पर हैरत होती थी कि फिर भला वो क्या था जो दिव्या के लिए वो महसूस करता था, क्योंकि अब तो उसके दिल में दिव्या का कोई नामो निशान नहीं रहा था। कुछ समय के बाद पता चला कि नीरज वापस लौट आया, लेकिन दिव्या नहीं आई। उसे पता था कि दिव्या और नीरज साथ गए थे। नीरज के माँ बाप को भी पता था कि दिव्या के साथ ही नीरज भागा था, लेकिन जब नीरज आ गया था तो दिव्या क्यों नहीं आई। अब सूरज के दिल में अजीब हलचल होने लगी। दिव्या के माँ बाप को शायद नहीं पता था कि दिव्या किसके साथ गई थी। वो लोग तो यही सबर किए बैठे थे कि उनकी लड़की बस किसी के साथ भाग गई है और किसी के साथ उसने नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। लेकिन नीरज को देख कर सूरज को बुरा फील हो रहा था कि आखिर दिव्या क्यों नहीं लौटी। अब उसे दिव्या के लिए इंसानियत के नाते काफी ज्यादा चिंता होने लगी कि आप पता नहीं दिव्या कहाँ कहाँ धक्के खा रही होगी। लेकिन जो कुछ उसके नसीब में होगा, उसने खुद ने ही वो नसीब अपने हाथों से ऐसा बनाया था, तो इसमें कोई किसी का दोष भी नहीं था। शायद उसके नसीब में यही था और उसकी माँ बाप के दिल दुखाने वाली लड़कियों का शायद यही अंजाम होता होगा कि वो कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाती होती है, क्योंकि माँ बाप के फैसले कभी गलत नहीं होते। वो अपने बच्चे के लिए हमेशा भला ही सोचते हैं। सूरज अंजलि पर एक प्यार भरी नजर डालती है तो वो मुस्कुरा रही थी। सूरज की जिंदगी में अब कभी कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन इंसानियत के नाते वो सब कुछ जान करके भी अनजान नहीं बन सकता था। सूरज दिव्या के माँ बाप को सारी सच्चाई बता देता है नीरज के बारे में। और जब दिव्या के माँ बाप ने जब नीरज से पूछताछ पुलिस के जरिए कराई तो पता चला कि वो दिव्या के साथ भागा तो था और बिना शादी के वो साथ में भी रहे थे। नीरज ने बताया कि 2 महीने साथ रहने के बाद मैंने दिव्या को छोड़ दिया था और दिव्या डर की वजह से अपने माँ बाप के पास भी नहीं लौटना चाहती थी और फिर वो कोई छोटी मोटी नौकरी करके अब अपना जीवन गुजारा कर रही होगी। पुलिस के जरिए दिव्या के माँ बाप दिव्या को वापस लाए और अब इस इंतजार में बैठे हैं कि दिव्या की किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। नीरज को पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया, पर जो भी था नीरज को भी इस तरह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दिव्या ने उस पर आंख बंद करके भरोसा करके उसके साथ वो गई थी। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि माँ बाप के फैसले आपके लिए कभी गलत नहीं होते। हाँ, कभी कभी आपको बुरा जरूर लगता है, लेकिन आखिरकार वो सही होते हैं। तो ये रही दोस्तों कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। और दोस्तों मैंने कहानी बोलने के दौरान कई बार जो है वो लगातार बोलने की वजह से कुछ वर्ड जो है वो गलत भी निकल जाते हैं, तो इसके लिए आप मुझे माफ कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ कल आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ।